खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा जो कि 16 अगस्त को होने वाली है, तो उसके बारे में एक सवाल आप लोग अक्सर पूछते हैं और सवाल ये होता है कि करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ें। देखिए, दो बातें हैं कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या फिर सफल होना चाहते हैं। रिस्क का मतलब ये होगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड हैं जो ये कहते हैं कि परीक्षा क्योंकि 22 मार्च को होने जा रही थी, तो फरवरी तक का करंट जो होगा वो पर्याप्त होगा। मे भी हो सकता है कि पर्याप्त हो, लेकिन अगर करंट अफेयर्स को अपडेट कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में आपने जो बाकी पेपर की तैयारी की है उस पर भी पानी फिरते देर नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप फरवरी तक का पढ़िए। अदरवाइज अगर आप मेरी बात मानते हैं, मेरी सलाह से चलना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 16 अगस्त को जो परीक्षा होने जा रही है उसके लिए कम से कम आप 31 जुलाई तक का जो करंट है उसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, फरवरी तक का काफ़ी डीप में पढ़ें और उसके बाद तो बहुत कम करंट ही है। लॉकडाउन की वजह से कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा इवेंट तो हुआ नहीं। हाँ, कुछ पुरस्कार हैं और कुछ नए इन्वेंशन हुए हैं, साथ ही साथ कुछ बहुत थोड़े से करंट हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको बिल्कुल अपडेट रहना है। ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक, बाकी अब आप समझदार हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज है हम लोग डिस्कस करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के मॉडल पेपर नंबर 96 को। और पहला प्रश्न बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही आसान भी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका जवाब गलत दे जाते हैं। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है, मतलब बहुत कम समय के लिए क्या होता है कि बैंक होते हैं, उनके पास अगर पैसे कम हो जाते हैं तो वो रिजर्व बैंक से, आरबीआई से पैसे को लेते हैं। तो ये जो आरबीआई से पैसा बैंक लेता है उसको क्या कहते हैं? तो डेफिनेटली अगर बैंक गया है आरबीआई के पास, उसने बैंक से कुछ पैसा लिया है, तो बैंक उस पर एक इंटरेस्ट लगाएगा, उस पर ब्याज लेता है और इस ब्याज को कहा जाता है रेपो रेट। तो याद रखना, इसको आर के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो इसको कहते हैं आर। अब यहाँ पर जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो क्या होता है? तो जब बैंक के पास पैसा अधिक हो जाता है तो वो उस पैसे को आरबीआई को दे देता है और इस पर आरबीआई से उसे इंटरेस्ट मिलता है। रेपो रेट में आरबीआई इंटरेस्ट लेता है और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई इंटरेस्ट देता है। तो इसको कहते हैं आर, ट्रिपल आर। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में, यानी कि मई के महीने में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बदला गया है। तो जो लेटेस्ट रेपो रेट है वो है 4%। अच्छा, अगर रेपो रेट कम होता है तो जो लोन लेते हैं लोग, तो लोन सस्ता हो जाता है। रेपो रेट महंगा हुआ तो लोन महंगा हो जाएगा। ऑब्वियस है, अगर बैंक अधिक चार्ज लेगा पैसे देकर तो आपको जो लोन मिलेगा वो महंगा मिलेगा। और रिवर्स रेपो रेट हो गया 3.35%। तो दोनों आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थित है? एक सवाल आपसे और भी पूछा जा सकता है कि भारत में कितने परमाणु बिजली घर हैं? तो याद रखना कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता आपसे 2012 में तो जवाब होता 20, लेकिन अब बढ़कर हो गए हैं 21। ठीक है, तो भारत में परमाणु बिजली घरों की संख्या हो गई है अब 21। और जो 20वां परमाणु बिजली घर है वो कैगा, कर्नाटक में बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और जो पहला परमाणु घर बनाया गया था, परमाणु बिजली घर, वो तारापुर महाराष्ट्र में बना था 28 अक्टूबर 1969 को। और 20वां बना था 20 जनवरी 2011 को कैगा, कर्नाटक में। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम को इंडिकेट करते हैं एच से, ऊपर लिखते हैं 2। तो नाभिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये न्यूक्लियस हो गया, उसकी चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो जो हीलियम होता है उसमें 2 प्रोटॉन यानी कि 2 पाँचों चार और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो हीलियम में क्योंकि 2 प्रोटॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसलिए इसका जो परमाणु क्रमांक होगा हीलियम का वो 2 होता है। एक होता है परमाणु भार,
तो परमाणु भार क्या होता है? तो न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर लेंगे। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि जो हीलियम होता है उसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो दोनों को आप ऐड करेंगे 2 + 2, तो परमाणु भार हो जाएगा 4। ठीक है, तो सही जवाब इसका बन गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो सिलिकॉन घाटी, अब जैसा कि सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है, तो यूएसए में जो कैलिफोर्निया है उसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और इसमें सांता रोसा स्थित नहीं है, बाकी कैंपबेल, पालो आल्टो, सांता क्लारा सब इसमें शामिल है, सांता रोसा को छोड़कर। तो आपको बता दें कि यूएसए में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग ये सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के जो आईसी चिप बनते वो बनाए जाते थे, इस नाते इसको यह नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। 2 सूचियाँ दी गई हैं, आपको इनको मैच कराना है, देन आफ्टर आपको सुमेलित के आधार पर उत्तर चुनना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कुछ कृषि उत्पाद हैं और जो संबंधित देश हैं उसके बारे में बात हो रही है। और हम बात करेंगे यहाँ पर भारत में भी, भारत के जो प्रदेश है वहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है ये भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोको के बारे में। तो कोको का जो उत्पादन होता है उस सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है घाना। और अगर भारत के बारे में बात करें तो कोको का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है केरल में। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना, भारत में केरल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और इसके बाद आता है कहवा यानी कि कॉफ़ी। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक करता है आइवरी कोस्ट। और भारत के बारे में अगर बात करें तो जवाब होगा कर्नाटक। चाय, तो चाय का उत्पादन सबसे अधिक करता है केन्या। भारत के बारे में अगर बात करें तो असम। और गन्ना के बारे में, गन्ना दक्षिण अफ्रीका, भारत में यूपी। तो ये भारत के राज्य हैं। तो दोनों जो पॉइंट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी देश के बारे में, कभी कभी भारत के प्रदेश के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार से इसको आप मैच कराएंगे। और एक बात और भी याद रखना आप कि कोको की जो खेती होती है ये भूमध्य रेखा, जो उसको आप इक्वेटर कहते हैं, तो उसके 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे तक ही हो पाती है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप कोको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग जिसको रॉक टनल कहते हैं वो कौन सी है? तो ये 57 किलोमीटर लंबी है, तो काफ़ी बड़ी है। और इसका जवाब कभी कभी लोग जापान दे देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। याद रखना कि दुनिया की जो सबसे बड़ी रॉक टनल है वो स्वीडन में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो याद रखना कि स्वीडन ही इसका सही जवाब है। यहाँ पर जो रॉक टनल है उसको नाम दिया गया है गोट हार्ड रेल सुरंग। यह एक रेल सुरंग है जिसका नाम है गोट हार्ड। यह स्वीडन में स्थित है, लंबाई है इसकी 57 किलोमीटर। पोर्ट डायमंड कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या फिर अन्य? पोर्ट डायमंड, तो दोस्तों ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। याद रखना, पोर्ट डायमंड साउथ अफ्रीका में स्थित है। और इसका एक दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? पोर्ट नलोथ। पोर्ट नलोथ और पोर्ट डायमंड एक ही है, दोनों में कंफ्यूज मत होना आप। और पोर्ट नलोथ का जो विकास हुआ था वो एक हीरा उत्पादक क्षेत्र के पास हुआ, और यही वजह थी कि पोर्ट नलोथ को बाद में पोर्ट डायमंड के नाम से भी जाना जाने लगा था। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, उसको आपको देखना है और आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति ये 3000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ही उपलब्ध होती है। मतलब अगर आप पश्चिमी हिमालय में जाएंगे तो 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां तक वनस्पतियां आपको मिलती हैं। जबकि जब अगर आप पूर्वी हिमालय पे जाएंगे तो वहां पर जो ये वनस्पतियां होती हैं वो 4000 मीटर तक पे पाई जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर अधिक ऊंचाई तक पाई जाती हैं वनस्पतियां पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। तो इसकी वजह क्या है? जबकि दोनों ही पर्वत श्रृंखला, मतलब दोनों जो श्रेणियां हैं वो एक ही पर्वत श्रृंखला में हैं, तो इसकी वजह क्या है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर।
तो पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना इसकी एक वजह बताया गया है, जो कि गलत है। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, ये भी गलत। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा का होना, ये सही जवाब है। तो ज़रूर याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार यूपीपीएससी में पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल इसे रट लेना है, ठीक है। देखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से रटना चाहिए। भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य तक ही विस्तृत है? जो अन्य पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कई राज्यों में हैं, लेकिन एक पर्वत श्रेणी ऐसी है जो केवल एक ही राज्य में है, और ये है अजंता। ऑप्शन सी, अजंता केवल महाराष्ट्र तक ही अपना विस्तार रखती है। इसके अलावा बात करेंगे अरावली, सतपुड़ा और सह्याद्री के बारे में। अरावली जो कि शुरू होती है गुजरात से और कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक जाती है, ठीक है। और यह भी याद रखना कि दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, जिसको आप रायसीना हिल्स कहते हैं, तो रायसीना हिल्स पर ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में और सह्याद्री पहाड़ी के बारे में। तो सतपुड़ा जो है शुरू होती है गुजरात से, मध्य प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र तक आती है। सह्याद्री की शुरुआत है महाराष्ट्र से, यह गोवा, कर्नाटक और केरल तक जाती है। तो अजंता केवल महाराष्ट्र में है, तो इसलिए हमारा जवाब होगा अजंता। टोडा जनजाति का मूल निवास कौन सा है? टोडा जनजाति का मूल निवास कौन सा है? जौनासार पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या फिर जयंतिया? सही जवाब है इसका नीलगिरी पहाड़ी, ये टोडा जनजाति का मूल निवास है। ये जरूर याद रखना, आप कई बार पूछा गया प्रश्न है। और टोडा जनजाति मूल जनजाति समुदायों में से एक है जो नीलगिरी के बीढ़ प्रांतों में निवास करते थे। कर्नाटक में टोडा जनजाति आदिवासी समुदाय का एक निवास है जो इस क्षेत्र के हर मोड़ पर स्थित है। कर्नाटक के अलावा टोडा समुदाय भारतीय क्षेत्र के कई अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं, और आधुनिक दुनिया के साथ तेजी से संचार ने इस समुदाय की जीवन शैली में बदलाव भी किया है, ये काफ़ी मॉडर्न भी हो गए हैं। तो जिन क्षेत्रों में टोडा जनजातियाँ निवास करती हैं उसमें देखा जाए तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एकीकृत यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर से यहाँ पर आपको पाए जाते हैं, मतलब इनका जो निवास स्थल है वो काफ़ी बड़ा है। एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, अच्छा आप लोग बताइए कि तीनों में कौन सा सबसे अधिक बड़ा है? जो सबसे अधिक बड़ा है वो बताना आप, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र होगा ये बताना आपको, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा। मैं देता हूँ आपको प्रश्न, बताइए कि बायोस्फीयर और राष्ट्रीय उद्यान, जिसको आप नेशनल पार्क कहते हैं, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य, तो ये तीन हो गए। अब इनमें आपको ये बताना है कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक रहेगा, कौन सबसे अधिक बड़ा होगा इनमें, एक कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो जो शीतोष्ण घास प्रदेश है उसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं वो सवाना के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि विकल्प ए हमारा सही जवाब है। पंपाज, वेल्ड और डाउन्स ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उनमें अगर बात करें तो प्रेयरी जो कि यूएसए कनाडा में पाई जाती है, पंपास ये दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद स्टेपी यूरोप या यूरेशिया, पुस्ताज हंगरी और कैंटरबरी जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदानी क्षेत्रीय मिट्टी को चरनोजम कहते हैं। क्या कहते हैं? चरनोजम। इसका रंग काला होता है जो कि गेहूं की खेती के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो कई बार लोग इसका जवाब देते हैं 5, जबकि ये गलत है। आपको पता होना चाहिए कि भारत को कुल मिला के 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में बांटा गया है, और जो जोन की शुरुआत होती है वो डायरेक्टली जोन सेकंड से होती है। जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन 5। तो जो जोन 1 है उसमें तो बिल्कुल भी भूकंप का खतरा ही नहीं होता, इसलिए उसको ऐड नहीं किया गया है। तो जोन सेकंड से जोन 5 तक कुल मिला के 4 भूकंपीय जोखिम अंचल माने जाते हैं। तो इसको आइए हम लोग देख लेते हैं एक मानचित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो जोन सेकंड है उसमें भूकंप का खतरा लो रिस्क का होता है। तो जो ये नीला प्रदेश आप देख रहे हैं ये
जोन सेकंड में आते हैं, यानी कि लो रिस्क जोन में आते हैं। उसके बाद है जो पीला एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो पीला क्षेत्र है, तो ये होता है मॉडरेट रिस्क वाला, इसको कहेंगे जोन थर्ड। और जो ये वाला एरिया देख रहे हैं आप नारंगी कलर में, ये होता है हाई रिस्क जोन, इसको जोन फोर्थ बोलते हैं। और रेड वाला जो है ये जोन 5 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो भूकंप का रिस्क होता है वो वेरी हाई रिस्क होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो तस्वीर है वो काफ़ी आपकी हेल्प करेगी आपको समझने में कि भारत में कितने भूकंपी क्षेत्र स्थित हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? नंगल बांध, ये सतलज नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। नागार्जुन सागर बांध, ये गोदावरी नदी पर है क्या? नहीं, ये गोदावरी नदी पर नहीं है। ये तेलंगाना में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक कृष्णा नदी है, जहाँ पर आपको ये नागार्जुन सागर बांध देखने को मिलेगा। कृष्णा नदी तेलंगाना में यह स्थित है। हीराकुंड बांध, ये महानदी पर है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग रट लेंगे, ठीक है। अब नागार्जुन सागर बांध के बारे में बात हुई है, तो नागार्जुन सागर अभयारण्य कहाँ पर है, ये भी एक सवाल आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, ये जो बांध है नागार्जुन सागर बांध, वो कृष्णा नदी में स्थित है और ये जो है तेलंगाना में है, जबकि अभयारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दोनों आप याद रखना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नागार्जुन सागर, पूरा नाम इसका क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध रिजर्व, ये किस राज्य में स्थित है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये जो रिजर्व है वो 5 जिलों नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर के जिलों में फैला हुआ है। पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? देखिए, पहाड़ और पहाड़ी में अंतर आप समझ रहे होंगे। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। पूर्वी व पश्चिमी घाट के जंक्शन पर सह्याद्री पर्वत है और इसी सह्याद्री पर्वत पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही है और कौन सा गलत है। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ये महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। दूसरा कथन होगा कि भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्व से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, उत्तर पूर्वी मानसून से, एक्चुअली होना चाहिए उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है और दूसरा वाला है गलत। तो ऑप्शन ए सही है। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ये महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, जबकि भारत में जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उत्तर पूर्व, ये गलत होगा। ये दक्षिणी पश्चिमी के बारे में बात होती तो ये सही होता। तो केवल विकल्प एक सही है, जबकि पूर्वी हिमालय क्षेत्र ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगर ये कथन होता तो ये यहाँ पर सही होता। अच्छा, ये बताइए कि आपने मॉक टेस्ट नंबर 95 को कंप्लीट किया था या नहीं किया था? नहीं किया है तो फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी अब तक मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, सबके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है और प्लेलिस्ट में आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और सारी व्याख्या भी मिल जाएगी। और यकीन मानिए कि फ्री में इससे अच्छी क्लास आपको कोई नहीं दे पाएगा, कोई भी कोचिंग, ठीक है। आप एक बार वॉच करिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अब मॉक टेस्ट नंबर 95 से एक क्वेश्चन है, बताइए कि एकमात्र अभयारण्य जहाँ पर कश्मीरी महामृग, जिसको आप कहते हैं हंगुल, तो हंगुल पाए जाते हैं कहाँ पर? कान्हा, मृदुमलई, गिर या फिर दाचीग्राम में। तो डिटेल में लिखिएगा इसका उत्तर। ये उत्तर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर जो अन्य कान्हा, मृदुमलई, गिर और दाचीग्राम अभयारण्य हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने मॉक टेस्ट नंबर 95 में, तो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि सीधे सीधे मॉक टेस्ट नंबर 95 पे जाइए और उसको वॉच करिए। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।
टेलीग्राम पर आपको डायरेक्टली इस वीडियो की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।